हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा न्यू ड्रामा शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में शाओ फ्लोर पर गिरे हुए वाइन को क्लीन कर रही होती है और वो मिस्टर लू को थोड़ा पीछे हटने के लिए बोलती है। यहाँ पर मिस्टर लू उसे देख नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही शाओ जाने लगती है, वहाँ पर एक बंदा उसे कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर वेट्रेस पैसों के लिए कुछ भी करती है। तो फिर वो उसे बहुत सारे वाइन के ग्लास एक एक करके पीने के लिए बोलता है। इसके बाद में एक आखिरी ग्लास होता है जिसमें वो बंदा ड्रग्स मिला रहा होता है। तो मिस्टर लू ये सब देख लेते हैं। फिर वो शाओ को वो ग्लास पीने से मना कर देते हैं और शाओ वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर इसके बाद में हम शाओ को एक फैबुलस रेड मर्सिडीज कार से उतरते हुए देखते हैं और वो अपने कंपनी के अंदर जाती है, जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सीक्रेट टास्क करने के लिए बोलती है। तो वो लोग बता करते हैं कि ये जो पार्टी है वो मिस्टर लू ने ऑर्गेनाइज करी है और उनका सारा जो भी पेमेंट होगा वो मिस्टर लू ही पे करने वाले हैं। और वो पार्टी का दिन आ ही जाता है जहाँ पर सभी लोग मिस्टर लू की तारीफ कर रहे होते हैं कि मिस्टर लू कितने हैंडसम और रिच है। ये तो कॉलेज टाइम से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं। और उसके बाजू में खड़ी शीन के साथ वो लोग उनको लवर्स मानने लगते हैं और ये भी बोलने लगते हैं कि शाओ ने इनके साथ ब्रेकअप कर कर बहुत बुरा किया और इसको बहुत पछतावा होगा ब्रेकअप का। इतने में ही शाओ की एंट्री वेट्रेस के ड्रेस में होती है। लोग शाओ को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे कॉलेज की शाओ है जिसके बारे में बहुत तारीफ होती थी। अब इसे क्या हुआ? ये यहाँ पर एक मामूली वेट्रेस का काम करती है। तो फिर शीन जानबूझ के अपने हाथों से वाइन का ग्लास गिरा देती है। जहाँ पर शाओ जब उसे क्लीन करने के लिए जाती है तो मिस्टर लू से बोलने लगते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें वेट्रेस बनना पड़ा? यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर लू से समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो फिर शाओ उनसे कहने लगती है कि मैं गंदे लोगों के मुंह नहीं लगती और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाती है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे मिस्टर लू आने लगते हैं। तो फिर शाओ अपने एम्प्लॉय से बोलती है कि एक फू नाम का आदमी होगा, उसके ड्रिंक्स में तुम ड्रग्स मिला देना और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार कर देना। इतने में ही मिस्टर लू पीछे से आ जाते हैं जो शाओ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर शाओ का बेटा आ जाता है। तो मिस्टर लू को समझ आने लगता है कि शाओ की अब शादी हो चुकी है। इसके बाद में मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा गुनाह कैसे कर सकती हो? जायजी के साथ शादी भी कर ली। यहाँ पर जायजी उसे बहुत पहले प्रपोज करने आता है, लेकिन मिस्टर लू जायजी से कहते हैं कि शाओ सिर्फ मेरी ही बंदी है। यहाँ पर लू बोलने लगता है कि ये बच्चा कितना अगली है। तो फिर उसका बच्चा बोलने लगता है कि मैं अगली नहीं हूँ, मेरे डैड इतने हैंडसम है तो फिर मैं भी तो हैंडसम हूँ। और यहाँ पर वो बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है। फिर शाओ उसे लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर लू कार में बैठकर शाओ की फ़ोटो देख रहे होते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी शादी हो गई है। यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो कार से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर मिस्टर लू जब अपनी कार से जा रहे होते हैं तो वो पार्क में जायजी को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ होता है। तो फिर वो उसकी फ़ोटो खींचकर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो उसे एक पंच मारते हैं। तो जायजी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पर मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम अपनी वाइफ पे कैसे चीट कर सकते हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जाओ अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यहाँ पर वो अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। दूसरी ओर जब वो बाहर निकलती है तो मिस्टर लू उसका वेट कर रहे होते हैं और मिस्टर लू तो वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू उसे वो फ़ोटो बताते हैं और उसे जायजी के साथ डिवोर्स लेने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मैं उससे डिवोर्स नहीं लूँगी। तो फिर मिस्टर लू शॉक हो जाते हैं और इतने में ही उन्हें उनके बेटे का कॉल आता है। तो फिर शाओ से बोलती है कि मेरे बेटे को एक ऐसा फादर चाहिए जो उसका ध्यान रख सके, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक बेटा है। यहाँ पर लू बोलने लगता है कि तुम्हारे पास भी तो बेटा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी ओर मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी को शाओ और जायशी के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर लू के बेटे को पानी से खेलते हुए देखते हैं, जो मेड्स को परेशान कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने डैड को आते हुए देखता है, वो अपने बाल गीले कर लेता है और अपने डैड को बोलने लगता है कि ये मेड्स मुझे परेशान कर रही थी। तो उसके डैड उन सभी को वहाँ से फायर कर देते हैं। तो फिर वह अपने सेक्रेटरी को एक बेबी सीटर ढूंढने के लिए कहते हैं। इतने में उसकी मॉम आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें बेबी सीटर ढूंढने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उसकी मॉम को ढूंढो। और वो शीन के साथ बाहर आती है और बोलने लगती है कि मुझे शीन बहुत पसंद है, तो तुम लोग आपस में बात कर लो, मैं जाती हूँ। यहाँ पर शीनू से बोलती है कि मैं बाजू वाले घर में ही रहती हूँ, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। तो लू बोलने लगता है कि बाजू वाले घर में ही तो रहती हो, खुद चली जाओ ना। इसके बाद में जब लू का बेटा अपने स्कूल में होता है, तो वो शाओ के बेटे से जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया होता है। तो वो उसके बारे में बुरा बुरा बात करने लगता है और उसकी मॉम के बारे में भी बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम तो एक वेट्रेस है, जो रोज़ रात को किसी और के बोलने पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। तो फिर शाओ के बेटे को गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का मार देता है। तो फिर लू का बेटा रोने लगता है। इतने में ही वहाँ पर टीचर आ जाती है, जो शाओ के बेटे को चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या, मैं तुम्हारे स्कोर्स कट कर रही हूँ और अब हमारे क्लास में सबसे फर्स्ट लड़का है मिस्टर लू का बेटा। यहाँ पर शाओ का बेटा बोलता है कि ये तो अनफेयर है। यहाँ पर वो टीचर उससे उल्टा जवाब देते हुए बोलती है कि तुम्हारी मॉम हमारे स्कूल को क्या ही दे सकती है, एक बियर की क्लास। और इतना बोलकर वो उसकी मॉम को कॉल कर कर बुलाती है माफ़ी मांगने के लिए। फिर वहाँ पर शीन और मिस्टर लू आ जाते हैं, जो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हें बुली किसने किया। तो फिर वो रोते हुए नाटक करता है और बोलने लगता है कि इसने मुझे मारा। यहाँ पर शीन शाओ के बेटे को नीज पर आके माफ़ी मांगने के लिए कहती है और बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा डैड कौन है। तो फिर शाओ का बेटा लू की तरफ इशारा करता है। लू का बेटा उसके पास जाके और रोने की एक्टिंग करता है, जहाँ पर लू भी उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, झूठे और बुली करने वाले। यहाँ पर शीन और लू दोनों के दोनों उस बेचारे के ऊपर भड़क उठते हैं और इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम शाओ आ जाती है, जो बोलने लगती है कि तुम में से किसी को शर्म नहीं है क्या, एक लौते बच्चे को तुम लोग बुली कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर लू शाओ के हस्बैंड की बुराई करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल जायशी की तरह झूठा है और लोगों को मारता भी है। तो शाओ को गुस्सा आ जाता है, वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन जैसे ही वो उसे दूसरा थप्पड़ मारने जाती है, लू उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर लू का बॉडीगार्ड आता है, जो उसे बोलने लगता है कि मिसेस शाओ जब स्कूल से ड्रॉप आउट हुई थी तो वो आपके बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर लू को बिलीव नहीं हो रहा होता, तो शाओ बोलने लगती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये जायशी का बच्चा है और मैं तभी उसके साथ भी थी। यहाँ पर शीनो से बोलने लगती है कि तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो। यहाँ पर मिस्टर लू को लगता है कि उसका बेटा वही है, लेकिन शाओ उसे झूठ झूठ बोलने लगती है। जब शाओ उसे लेके जाने लगती है तो उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है, तो उसके बेटे का कान पकड़कर बोलने लगती है कि तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को बुली किया। तो फिर वो शाओ को बॉडीगार्ड से पकड़वा लेती है और उसे थप्पड़े मारने लगती है। तो फिर मिस्टर लू उसे रोक के कहते हैं कि आपने जिसे थप्पड़ मारा है वो आपका ग्रैंडसन है। यहाँ पर उस औरत को बहुत बुरा लगने लगता है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि ये कौन सी बकवास तुम कर रहे हो। तो मिस्टर लू से बोलते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हारे बेटे के बाल ले लिए थे और मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और उसमें रिजल्ट यही आया है कि ये मेरा बेटा है। इसके बाद में वो ग्रैंडमा उन दोनों को वहाँ से जाने देती है। फिर शाओ और उसका बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो शाओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे डैड जो रियल लाइफ में है वो जायशी ही है। फिर जाओ जब अपने बेटे के लिए पेस्ट्री लेने जाती है तो वो किडनैप हो जाता है। एंड यहाँ पर शीनू से बोलती है कि मैंने तुम्हें जिस लोकेशन पर बुलाया है वहाँ पर आ जाओ। तो जैसे ही वो आती है वो उसे अंदर जाने ही नहीं देती। यहाँ पर शीनू से बिन मतलब का मारने लगती है और अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसका मुंडी एक बड़े से पॉट के अंदर डालने लगती है। इसके बाद में शीन मिस्टर लू को कॉल करती है, जहाँ पर मिस्टर लू से बोलते हैं कि मैंने सुना है शाओ और उसका बेटा तुम्हारे साथ है, तो
तो फिर शीन बोलने लगती है कि हाँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी, तो मैं अब उन दोनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पर शाओ पीछे से आवाज़ करती है और ये मिस्टर लू को सुनाई दे देता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि शाओ क्यों चिल्ला रही है। यहाँ पर शीन उन्हें झूठ झूठ बोलने लगती है कि शाओ एक्चुअली खाना खाते टाइम चोक कर गई, इसके लिए उसे खांसी आने लगी। यहाँ पर मिस्टर लू को उस पर यकीन नहीं होता, तो वो उसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो शीन उसे बोलती है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, वो लोग सही सलामत घर पर आ जाएंगे। फिर जैसे ही कॉल कट होता है तो फिर मिस्टर शाओ अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि तुम शीन का लोकेशन ढूंढो और पता करो कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। दूसरी ओर मिस्टर लू का सेक्रेटरी वो डीएनए रिजल्ट्स लेके आ जाता है और वो शाओ का लोकेशन भी पता कर लेता है। डीएनए लोकेशन में साफ साफ लिखा होता है कि शाओ का जो बेटा है वो मिस्टर लू का भी बेटा है। फिर दूसरी ओर शीन वो गैरेज का शटर डाउन करवा देती है और उसको सोफा पे बैठा देती है। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर माइजरेबली मर जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसका बॉडीगार्ड जबरदस्ती शाओ के मुंह में वो ड्रग्स डाल देता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मर सकती है। और यहाँ पर वो बाकी के तीनों आदमी उसे परेशान करने लगते हैं और ये सारी चीज़ें शीन रिकॉर्ड कर रही होती है। और इतने में ही मिस्टर लू का कॉल आ जाता है। तो मिस्टर लू उसे शाओ को कॉल देने के लिए बोलते हैं। तो फिर शीन बोलने लगती है कि शाओ अभी कॉल नहीं पिक कर सकती। तो फिर मिस्टर लू शीन के साथ जिद करने लगते हैं, जहाँ पर शीन को ज़बरदस्ती शाओ को कॉल देना ही होता है। तो फिर वो शाओ को बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा चाहिए तो फिर मुझे उसके साथ बात करने के लिए दो। उसके बाद में शाओ लू के साथ अच्छे से बात करने लगती है, जहाँ पर शीन वो कॉल वापस से लेकर बोलती है कि अब तो तुम उसकी आवाज़ सुनकर सेटिस्फाइड हो ना। तो फिर लू बोलने लगता है कि तुम 3 साल की बच्ची नहीं हो, तो मैं तुम्हें अभी ही बता दूँ कि अगर कुछ भी शाओ को हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। यहाँ पर शाओ गुस्से में आकर अपना फ़ोन फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू आज मुझे नीचा दिखा रहे हैं और मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन इतने में ही मिस्टर लू आकर शाओ को बचा लेते हैं। यहाँ पर शीनू से झूठ झूठ बोलती है कि मैंने शाओ को मना किया था ऐसे लोगों के साथ बातें नहीं करने के लिए। तो फिर मिस्टर लू शीन को ही एक थप्पड़ लगा देते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी क्रूअल इंसान हो, और अपने सेक्रेटरी को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। फिर मिस्टर लू शाओ को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू की कार में बैठकर शाओ को वो दवा लगा रहे होते हैं, तो शाओ को पेन हो रहा होता है। जहाँ पर मिस्टर लू शाओ से कहते हैं कि अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे बेटे का रियल फादर मैं ही हूँ। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि 5 साल पहले मैं तुम्हारी वाइफ बनने की हकदार थी, अब नहीं। यहाँ पर मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा जॉब करती हो या फिर तुम कितनी छोटी हो, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। मैं तुमसे रियल प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब बाइक से अपने ऑफिस जा रही होती है तो बहुत सारी गाड़ी वहाँ पर रुकती है और उसमें से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं शाओ के लिए एक एक फ्लावर्स लेकर। फिर शाओ तंग आकर टर्न लेने लगती है। फिर दूसरी गाड़ी में से निकलते हैं मिस्टर लू। यहाँ पर शाओ लू को बोलती है कि अगर तुमने गलती से भी मेरी आइडेंटिटी ऑफिस में सबको बता दी तो तुम देख लेना, तुम बचोगे नहीं। यहाँ पर मिस्टर लू हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें जनरल मैनेजर की पोस्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लू वापस से गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि सबको ये ना पता लगे मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू हंसते हुए अंदर जाते हैं। अपने सेक्रेटरी से भी बोलते हैं कि ये तुम्हारी स्पेशल मैडम का ऑर्डर है कि किसी को भी ऑफिस में ना पता चले कि मेरा और उसका रिलेशन क्या है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। जब शाओ उस कंपनी के यहाँ पे पहुँचती है तो फिर उसे उसकी स्कूल फ्रेंड फैंग मिलती है, जहाँ पर वो उसे हेलो बोलती है। फैंग को याद नहीं आ रहा होता कि शाओ कौन है, तो शाओ उसे याद दिलाने लगती है, जहाँ पर फैंग उससे बोलने लगती है कि ओह तो वो तुम ही हो जो हाई स्कूल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और गायब हो गई थी। शाओ को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। फिर फैंग अंदर जाने लगती है। इतने में ही उस कंपनी के ओनर को किसी का कॉल आता है जो उसे कहता है
कि हमारी कंपनी ने तुम्हें खरीद लिया है और हमारी वाइफ वहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर ऐसे इंटर्न जॉब करने आ रही है। तो फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ एज इंटर्न आने वाली है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। हमें उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो फिर वो एम्प्लॉय बोलने लगती है कि आज तो यहाँ पर दो दो इंटर्न्स आने वाले हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो फिर वो बॉस बोलने लगता है कि तुम साफ साफ देख सकती हो, एक बहुत ही लग्जरियस कार से बाहर निकली है एंड दूसरी एक सिंपल सी मोटरसाइकिल पर आई है, तो ऑब्वियस सी बात है लग्जरियस कार वाली ही उनकी वाइफ होगी। फिर जब फैंग वहाँ पर जाती है तो वो अपना नाम बोलती है, तो फिर वहाँ का बॉस बोलने लगता है कि मैडम आपको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आप प्रेसिडेंट की वाइफ हो। यहाँ पर फैंग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है और बोलने लगती है कि ओ मैंने तो उन्हें मना किया था आपको बताने के लिए। आओ उसे पूछती है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। यहाँ पर वो बॉस उससे पूछने लगता है कि आप इन्हें जानती हो। तो फिर फैंग बोलने लगती है कि ये पता नहीं कौन है, स्कूल में किसी के साथ इसने अफेयर किया और फिर स्कूल वालों ने उसे वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद में वहाँ का एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर जैसे ही वो लोग अपने ओपन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ की एक एम्प्लॉय शाओ को कॉफ़ी बना के देने के लिए बोलती है। तो शाओ जैसे ही फैंग को कॉफ़ी देती है, फैंग उसे बोलने लगती है कि मैं ऐरी गहरी कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे हाथों से बनी कॉफ़ी चाहिए वरना मुझे एलर्जी हो जाएगी। तो फिर वो एम्प्लॉय शाओ को बोलती है कि तुम यहाँ से 3 किलोमीटर्स वॉक करके जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी हैंडमेड कॉफ़ी मिलती है। शाओ उसे बोलने लगती है कि फैंग के तो हाथ पैर ठीक है, तो अगर उसे पीनी होगी तो वो खुद लेकर आएगी, मैं यहाँ पर जॉब करने आई हूँ, किसी को कॉफ़ी सर्व करने नहीं। एम्प्लॉय उसके साथ बहस करने लगती है। शाओ को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो सोचती है कि अगर वो ज़्यादा बोलने लगेगी तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, इसलिए शाओ चुपचाप जाकर कॉफ़ी लेकर आ जाती है। जब शाओ फैंग को कॉफ़ी देती है तो वो कॉफ़ी फैंग जानबूझ के गिरा देती है और सभी लोग वहाँ पर उसे सिंपैथी देने के लिए आ जाते हैं। फैंग उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी और रिच ब्रांडेड ड्रेस है, मैंने ये मिशेल से मंगवाई थी। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मुझे तो नहीं याद कि मैंने ये ड्रेस कब तैयार की थी, और ये चीज़ शाओ मन में बोल रही होती है। फिर शाओ फैंग को बोलने लगती है कि ये ड्रेस तो मिशेल जैसी लगती ही नहीं, बिल्कुल फेक लगती है। यहाँ पर फैंग उस पर भड़क जाती है, तो शाओ अपनी चीज़ें क्लियर बोलने लगती है कि मिशेल की ड्रेस में एक स्पेशल तरीके की स्टिचिंग होती है और वो तो मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रही। तो फिर फैंग बोलने लगती है कि तुम जैसी अनग्रेजुएटेड लोगों को ये चीज़ें कैसे पता होंगी, तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर होगा। इतने में वहाँ का बॉस आ जाता है, जहाँ पर फैंग वो बॉस को बोलने लगती है कि शाओ को लगता है कि मेरी ड्रेस फेक है और यहाँ पर वो मुझे सुना रही है। तो फिर उसका बॉस शाओ को फैंग से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। तो शाओ उन सबको समझाने लगती है कि ये मिशेल की ड्रेस हो ही नहीं सकती, मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये फेक है, और वो एक फ़ोटो प्रूफ भी बताती है जहाँ पर लोगों को उससे बिलीव नहीं हो रहा होता। तो फिर शाओ एक बहुत अच्छा प्लान बनाती है और फैंग को बोलने लगती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, तो क्यों ना तुम प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग करवाओ ताकि हमें पता चले कि तुम फेक वाइफ हो या फिर रियल। यहाँ पर फैंग सोचने लगती है और इतने में ही वहाँ का बॉस भी बोलने लगता है कि हाँ तो मीटिंग करवा दो ना, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर फैंग कुछ बोल नहीं पा रही होती, तो वहाँ की एम्प्लॉय बोलने लगती है लगता है कि तुम हमें नीचा दिखा रही हो। यहाँ पर फैंग बोलने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली बस बहुत ज़्यादा बुरी है। तो फिर उसका बॉस कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में फैंग बोल देती है कि ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं तुम सबको मेरे विला ले चलूँगी। इसके बाद में जब फैंग कंपनी से घर जा रही होती है तो उसके डैड उसे कार में से बुला रहे होते हैं और फैंग यहाँ सबको झूठ बोलती है कि वो तो मेरे ड्राइवर है। फिर फैंग अपने डैड को बोलने लगती है मुझे कैसी भी करके एक विला अरेंज करके दो, मुझे मेरे फ्रेंड्स को वहाँ पर ले जाना है। तो उसके फ्रेंड्स उसे मिस्टर लू का ही विला ले जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे फैंग सभी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ पहुँच जाती है। शाओ को वो विला को जाना पहचाना सा लग रहा होता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता। तो
फिर शाओ फैंग को बोलने लगती है कि क्यों ना तुम इस विला का खाना हमें टेस्ट करवाओ। मैंने सुना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल शेफ्स खाना बनाने के लिए आते हैं। तो फिर वह एम्प्लॉय भी बोलने लगती है कि हाँ, मैंने सुना है यहाँ पर सर्वेंट बनने के लिए भी पढ़ाई में PhD करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का लेवल बहुत हाई है। तो फिर फैंग घबरा जाती है क्योंकि वो विला के अंदर नहीं जा सकती थी। तो फिर फैंग अपनी मॉम को कॉल लगाती है जो वहाँ पर एज ए मेड काम करती है और उसे बोलने लगती है कि मेरे फ्रेंड्स कुछ आने वाले हैं तो डिनर रेडी रखना। तो उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पर यह ऑर्डर हमें सिर्फ मिस्टर लू और उसकी वाइफ दे सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर फैंग कॉल पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने जैसा कहा है वैसा करो। इसके बाद में जब वो लोग अंदर जाते हैं तो फैंग अपनी मॉम को बोलने लगती है कि जाओ जाकर लंच पहले रेडी करो। यहाँ पर किसी को भी सच्चाई पता नहीं होती कि वही फैंग की मॉम है। और यहाँ पर शाओ एक प्लांट को बहुत अच्छे से देख रही होती है। तो फिर फैंग की मॉम उसे देखकर सोचने लगती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। तो फिर फैंग उसकी मॉम पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भेज देती है और शाओ से वो बोलने लगती है कि तुम जिस प्लांट को टच कर रही हो उसे ध्यान से टच करना, क्योंकि ये सारे प्लान्स मेरे हस्बैंड ने अब्रॉड से लाए हैं। तो फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद में शाओ अपना दिमाग और चलाती है और फैंग को बोलने लगती है कि अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम हमें पूरे घर का एक टूर दे दो ताकि मेरी जैसी गाँव वाले की आंखें खुल जाए। तो फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं फैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो पासवर्ड में क्या डाले। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम्हें पासवर्ड भी नहीं पता। फिर वो बॉस बोलने लगता है कि मैडम के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है तो वो हर एक का पासवर्ड कैसे याद रखेंगी। फैंग बोलती है कि मुझे जब पासवर्ड याद आएगा तो फिर मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही शाओ उस लॉक पर अपना हाथ लगाती है वो अपने आप खुल जाता है। तो फिर लोग देखकर शॉक हो जाते हैं और फैंग झूठ झूठ बोलने लगती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने इसे यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए हायर किया है ताकि वो पैसे कमा पाए। तो वो बॉस बोलने लगता है कि हमारे यहाँ पार्ट टाइम वर्क करना अलाउड नहीं है। तो फिर शाओ सोच में पड़ जाती है कि तुमने मुझे कब जॉब पे रखा। इसके बाद में सभी लोग जब बालकनी में जाते हैं तो फिर फैंग एक नेकलेस को उठाती है और उसे जानबूझकर पहनते हुए तोड़ देती है। यहाँ पर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तुम्हें पता भी है कि ये नेकलेस कितना कीमती है और इसे वापस से रिपेयर कर नहीं पा सकते। तो फिर यहाँ पर फैंग बोलने लगती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना है। यहाँ पर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो शाओ बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फैंग बोलती है क्यों, तुम्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है? तो शाओ बोलने लगती है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी पहले से ही मेरी थी। तो फिर फैंग अपनी मॉम को कॉल कर कर बुलाती है और सबको बोलने लगती है कि मैंने यहाँ की मेड को कॉल कर कर बुलाया है तो वो सबको सच्चाई बताएगी कि यहाँ की ओनर कौन है। तो फिर उसकी मॉम जैसे ही ऊपर आती है वो अपनी आंखें छुपा रही होती है और झूठ बोल रही होती है। तो फिर शाओ उन्हें बोलने लगती है कि मैं आपको एक आखिरी मौका दे रही हूँ सच बोलने के लिए, जहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाती। तो फिर सब एम्प्लॉयज़ बोलने लगते हैं कि शाओ तुम्हें फैंग से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। यहाँ पर फैंग भी उसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन शाओ से बोलने लगती है कि माफ़ी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए क्योंकि तुम मिस्टर लू की वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही हो। तो फिर सब यहाँ पर हंसने लगते हैं शाओ के ऊपर। यहाँ पर शाओ विला के मैनेजर को कॉल कर कर बुला रही होती है तो फिर फैंग की मॉम उसे रोकती है तो फैंग उसकी मॉम को ही रोक लेती है और बोलती है कि तुम रुको, इसे कॉल करने दो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये किससे कॉल लगाती है। तो फिर फैंग बोलने लगती है कि शाओ इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तक वहाँ का मैनेजर वहाँ पर क्यों नहीं आया है। तो फिर वेट करते करते शाम हो जाती है। इतने में ही वहाँ का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है तो वो एम्प्लॉय उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि क्या तुम सपने मैनेजर हो या फिर खाली दिखावा कर रहे हो। तो वो मैनेजर उससे थप्पड़ मार देता है और इतने में ही फैंग की मॉम नीचे बैठकर रोने लगती है और वो एम्प्लॉय गिड़गिड़ाते हुए फैंग के पास जाती है और बोलने लगती है कि तुम इसका कुछ तो करो, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। तो फिर फैंग भी गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वो मैनेजर उससे रोककर बोलता है कि तुमने जो नेकलेस डिस्ट्रॉय किया है वो मिस्टर लू की वाइफ का था।
यहाँ पर शाओ धीरे से जाकर उस मैनेजर के कानों में बोलने लगती है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करनी। तो फिर वो मैनेजर बोलने लगता है मिस फैंग मुझसे गलती हो गई। इसके बाद में फैंग वहाँ से भाग जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर फैंग की मॉम सारी सच्चाई शाओ को बता रही होती है। बोलने लगती है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं फैंग की डाउरी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। तो फिर शाओ भी उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर सभी लोग फैंग से पूछने लगते हैं कि वहाँ का मैनेजर तो शाओ के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था और वो आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो उसको दे रहा था, और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स में पासवर्ड भी शाओ का ही है। तो फिर फैंग उन्हें झूठ झूठ बोलने लगती है कि मुझे आप सभी को सच बताना ही होगा, असल में शाओ और उस मैनेजर का चक्कर चल रहा है, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। और यहाँ पर सभी लोग शाओ पर गुस्सा करने लगते हैं और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगते हैं। इसके बाद में शाओ जब नेक्स्ट डे ऑफिस में आती है तो वो एम्प्लॉय जानबूझकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है और उसका फ़ोटो निकालने लगती है और वीडियो में भी बोलने लगती है कि देखो ये कैसे लड़कों को अपनी जाल में फंसाती है। तो फिर फैंग उठकर बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या पता इसमें कोई इन्फेक्शन हो। तो फिर वो एम्प्लॉय एक कीड़े मारने दवा उस पर स्प्रे करने लगती है। तो फिर शाओ वो लेकर उसके ऊपर वापस से स्प्रे कर देती है। तो फैंग यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। उतने में वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। तो फिर वो एम्प्लॉय अपने बॉस से कंप्लेन करने लगती है। तो उसका बॉस शाओ को चिल्लाने लगता है और जल्दी से चेंज करके आने के लिए बोलता है। इसके बाद में मीटिंग में सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो होता है मिस्टर वैंग का। तो फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़ मिस्टर वैंग के पास जाने के लिए रेडी ही नहीं होते, क्योंकि इस बंदे की बहुत अलग अलग फैंटेसीज होती है। तो फिर यहाँ पर फैंग बॉस को बोलने लगती है कि क्यों ना हम हमारी न्यू इंटर्न शाओ को वहाँ पर भेज दे। तो शाओ वहाँ पर आती है, जहाँ पे बॉस उसे वो न्यू टास्क देते हैं। फिर जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो फैंग उसे बोलने लगती है कि ऑल द बेस्ट, बेड में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना। और यहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर शाओ जब वहाँ पर जा रही होती है तो मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि आगे शाओ के बाजू में कौन है। तो फिर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि वो मिस्टर वैंग का असिस्टेंट है। तो फिर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जो भी रूम में शाओ एंटर कर रही है ध्यान रखना कि वो रूम सेफ्टी से भरा हो। तो जैसे ही शाओ वहाँ पर बैठती है और मिस्टर वैंग को वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है तो मिस्टर वैंग उसे बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। तो फिर शाओ का ध्यान मिस्टर वैंग पर चला जाता है। तो फिर शाओ उसे बोलने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हो, जहाँ पर मिस्टर वैंग उसे कुछ पीने के लिए देते हैं। यहाँ पर शाओ वो पीने से मना कर देती है और बोलने लगती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। तो फिर मिस्टर वैंग उसे ज़बरदस्ती बोलने लगते हैं कि तुम अल्कोहल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, और ये हमारे फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए है। इसके बाद वापस से शाओ से मना करने लगती है, लेकिन फिर मिस्टर वैंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो लेकिन वो ड्रिंक पीने के बदले वो सारा अल्कोहल मिस्टर वैंग के मुँह पर गिरा देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी उसे जाने नहीं देता। तो फिर वो भागने लगती है, जहाँ पर मिस्टर वैंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो वो उसे धक्का मार के थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर शाओ से वार्निंग देती है कि अगर तुमने गलती से भी मुझे वापस टच किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वैंग डरने की एक्टिंग करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रही हो। इतने में ही मिस्टर लू की एंट्री होती है और वो मिस्टर लू को बोलने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर लू से पैर से धक्का दे देते हैं, जहाँ पर मिस्टर वैंग झूठ बोलने लगता है कि शाओ ने ही मुझे सेड्यूस किया था और वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रही थी। जहाँ पर मिस्टर लू बोलते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ तुम्हारी जैसी नहीं है जो लोगों को सेड्यूस करते फिरे। यहाँ पर मिस्टर वैंग उनसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर मिस्टर लू उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें सज़ा देनी ही होगी। जहाँ पर मिस्टर वैंग शाओ के पैर में गिड़गिड़ाते हैं तो शाओ भी उन्हें धक्का दे देती है। तो वैंग खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जहाँ पे मिस्टर वैंग को मिस्टर लू के बॉडीगार्ड लेके चले जाते हैं और फिर मिस्टर लू
वहाँ से शाओ को लेके घर जाते हैं, जहाँ पे शाओ मिस्टर वैंग से नाराज होती है और मिस्टर वैंग शाओ से उसका अटेंशन चाहते हैं और बार बार उसे बुलाते रहते हैं। शाओ मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, जहाँ पर वो उससे गालों पर किस मांगता है। तो शाओ वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ पर शाओ जब ऑफिस में आती है तो वो बोलने लगती है कि मिस्टर वैंग के साथ सारे कॉर्पोरेशंस बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी लोग उस पर भड़कने लगते हैं और वहाँ का बॉस भी उसे बोलता है कि तुम अपना सामान पैक कर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर बाद में शाओ बोलती है कि क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा कि उसने क्या किया है। तो फिर सभी लोग वो न्यूज़ देखकर शॉक हो जाते हैं। तो फिर बॉस बोलने लगता है कि कुछ भी हो हमें तो लॉस हुआ है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि भले ही हमने ये डील को लूज़ कर लिया है लेकिन हम लू कंपनी के साथ में कोलैब कर सकते हैं। तो फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि लू कंपनी तो बहुत बड़ी है, हम उसके साथ कैसे कोलैब करेंगे। यहाँ पर फैंग बोलने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, लू ग्रुप कभी भी हमारे साथ कोलैब कर ही नहीं सकते। यहाँ पर बॉस भी उसे बोलने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन शाह सबको वो एग्रीमेंट देखने के लिए बोलती है जिसमें लू के सिग्नेचर्स भी होते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर फैंग उस डॉक्यूमेंट को लेकर ज़मीन पे फेंक देती है और बोलने लगती है कि ये तो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर शाह उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर शाह बोलने लगती है कि मैं इस ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और तुम बस एक मामूली इंटर्न हो, तो तुम इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकती। और सभी को लगने लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फेक है। यहाँ पर उसका बॉस उसे थप्पड़ मारता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में ही वहाँ पर लू का असिस्टेंट आता है जो बोलने लगता है कि मैं मिसेस शॉ के साथ हमारे आगे की कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आया हूँ, जहाँ पे उनको ये सब फेक लगने लगता है। तो वो बोलने लगता है कि मुझे शॉ के साथ डिस्कशंस करने हैं, लेकिन लगता है अब वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर शाह आकर बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट सच है। तो फिर बॉस वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर बोलने लगता है कि क्या सच में ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है। तो फिर वो आदमी बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मिस्टर लू के सिग्नेचर्स पर शक है। तो फिर बॉस बोलने लगता है कि एक मामूली सी इंटर्न ने मिस्टर लू का साइन ले लिया। ये चीज़ सोच के मैं हैरान हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर शाह की काम का सारा क्रेडिट फैंग लेने लगती है। यहाँ पे वो मैनेजर फैंग झूठ बोलने लगता है कि फैंग ही उसकी वाइफ है। तो फिर शाह बोलने लगती है कि तुम इतना फेक और झूठ कैसे बोल सकते हो। यहाँ पे फैंग भी उसके झूठ के साथ झूठ बोलने लगती है। तो फिर शाह बोलने लगती है कि झूठ बोलने से पहले तुम्हारे मुंह कतराते नहीं है क्या। तो फिर सभी एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ करने लगते हैं और शाह की बुराई करने लगते हैं और शाह हंसने लगती है। तो फिर वो मिस्टर वैंग को बोलती है कि क्योंकि अभी प्रोजेक्ट मेरे अंदर है तो क्या मैं उसे डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो मैनेजर बोलने लगता है कि आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। दूसरी ओर फैंग वो प्रोजेक्ट आकर शाह को देने लगती है। तो शाह नाटक करने लगती है कि उसे फैंग दिखी ही नहीं और उसने फैंग की कोई बात ही नहीं सुनी। तो फैंग उस पर भड़कने लगती है। तो फिर शाह नाटक करने लगती है कि ओ प्रेसिडेंट की वाइफ मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करती। फैंग गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग जब वापस आती है तो वो वापस ही उसे वो प्रोजेक्ट देने की कोशिश करती है। तो शाह उसे साफ साफ मना कर देती है कि तुमने सभी के सामने ये प्रोजेक्ट लिया है तो तुम इसे ही करोगी। इतने में वहाँ पे बॉस आने लगते हैं जो उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें मिसेस फैंग की मदद ज़रूर करनी चाहिए, वो तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रही है। फिर फैंग वापस से बोलने लगती है कि मैं मिसेस लू हूँ और इसके कारण ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम मुझे हेल्प करो और मैं जैसा बोलूँ वैसा करो। यहाँ पर शाह उसे कुछ नहीं बोलती। दूसरे दिन फैंग और उसकी वो एम्प्लॉय शॉपिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर शाह भी होती है। फिर फैंग वहाँ की एम्प्लॉय को बोलती है कि मुझे सबसे लेटेस्ट कलेक्शन देखने हैं और सबसे एक्सपेंसिव वाले। तो फिर वहाँ की एम्प्लॉय बोलने लगती है कि हमारे यहाँ पर जो भी सबसे लेटेस्ट है उसे आप बिना ट्राई किए खरीदना होगा। अगर आप ट्राई उसे कर रहे हो तो उसे आपको पक्का बाय करना होगा, आप उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। उनकी फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो फिर ये सुन के वो एम्प्लॉय शॉक हो जाती है। फिर उसे चीज़ें बताने लगती है। फैंग जब शाह को वहाँ देखती है तो वो एम्प्लॉय को उसे वहाँ से निकालने के लिए कहती है।
तो वो एम्प्लॉय उसे निकालने लगती है। तो शाओ उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम रूल्स को ब्रेक कर रही हो। तो वो एम्प्लॉय बोलने लगती है कि हम पुअर लोगों की बातों में ध्यान नहीं देते और उन्हें एंटरटेन भी नहीं करते, और अगर ऐसे लोग यहाँ पर होंगे तो स्टोर का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। तो फिर शाओ उस पर भड़क जाती है और बोलने लगती है कि क्या मैं हेडक्वार्टर्स में तुम्हारी कंप्लेन कर दूं। इतने में वो शॉप का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है तो वो उसे कंप्लेन करने लगती है। फिर शाओ यहाँ पर फैंग को बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए नाटक करने के लिए क्या दिया, तुम लाइफ टाइम मिसेस लू का नाम यूज करने लगी हो। अगर तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो, क्यों ना ये दोनों स्कर्ट तुम बाय कर लो, तो फिर हमें सब कुछ सच पता चल जाएगा। यहाँ पर फैंग झूठ बोलने लगती है कि भले ही मेरा कार्ड अनलिमिटेड है लेकिन मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से नहीं लूँगी जहाँ पर मेरा झगड़ा हुआ हो। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ का मैनेजर फैंग को रोक देता है और बोलने लगता है कि मैम हम अभी इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो फिर वहाँ का मैनेजर शाओ को बाहर निकलने के लिए बोलता है और उसे नीचा दिखाने लगता है। फिर वहाँ पर फैंग की फ्रेंड भी हंसने लगती है और किसी को तो कॉल कर कर बोलती है कि यहाँ के शॉपिंग मॉल को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दो। और सभी को लगने लगता है कि वो बस मजाक कर रही है और दिखावा कर रही है। तो फिर वहाँ के एम्प्लॉय सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर कर बुलाती है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर फैंग का सेक्रेटरी भी आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर इसके बारे में बुराई कर रहा होता है। तो उसका सेक्रेटरी आकर उसे थप्पड़ मार देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ जबान लड़ा रहे हो, और वो उसे हमेशा के लिए जॉब से निकाल देता है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि आपसे गलती हो गई है, मैं यहाँ की मैडम नहीं हूँ, वो जो सामने खड़ी है वो यहाँ की मैडम है। तो फिर वो मैनेजर बोलने लगता है कि मुझे जितनी सच्चाई पता है मैं तो बस वही बोल रहा हूँ। तो वहाँ की एम्प्लॉय फैंग के कदमों में आकर माफ़ी मांगने लगती है और फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ पे फैंग उस एम्प्लॉय को धक्का मार देती है और वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद मैनेजर उसके बॉस से सॉरी बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर शाओ के ऊपर वो एम्प्लॉय चढ़ जाती है और उसे मारने वाली होती है। इतने में ही वहाँ का बॉस उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तो फेक थी और ये रियल है। फिर वो दोनों शाओ से माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर शाओ उन दोनों को माफ़ किए बिना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बॉस सबको अनाउंस कर रहा होता है कि सभी लोग अच्छे से बिहेव करना, मिस्टर लू आज आने वाले हैं। तो फिर वो वहाँ की एम्प्लॉय बोलने लगती है कि मिसेस लू आज तो आपके हस्बैंड आने वाले हैं। मिस्टर लू को शाओ देखकर कंफ्यूज हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वहाँ का बॉस बोलने लगता है कि तमीज़ से बात करो। तो वो बोलने लगती है कि सॉरी मिस्टर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वे सभी लोग बैठ जाते हैं। तो फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि ऐसे तुम इंटर्न्स को ट्रीट करते हो, और मिस्टर लू फिर उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं कि तुम इससे अभी के अभी माफ़ी मांगो। फिर बाद में बॉस बोलता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली इंटर्न ही है, जहाँ पर मिस्टर लू बोलने लगता है कि मैं ऐसी कंपनी में वर्क नहीं कर सकता जहाँ पर लोग एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो फिर उसका बॉस ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने लगता है और फिर शाओ इशारे में मिस्टर लू को बाहर जाने के लिए बोलती है, जहाँ पे उसका बॉस आकर शाओ को जाने के लिए बोलता है। तो फिर फैंग को लगता है कि वो उससे बुला रहा है और यहाँ पर फैंग शाओ को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन शाओ उसे रोक लेती है। फिर मिस्टर लू और शाओ एक रूम में मिलते हैं, जहाँ पे वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओ उन्हें रोकती है और बोलने लगती है कि हम अभी कंपनी में है और कंपनी में हम अफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ फैंग को बोलने लगते हैं कि वो तो आपको यहाँ देखने के लिए आए थे, तो फिर वो शाओ के साथ क्यों बात कर रहे हैं। तो फिर वह झूठ बोलने लगती है कि शाओ की ज़रूर पिटाई हो रही होगी, वो ये सारे मामले प्राइवेट में करना चाहते हैं। जहाँ पर मिस्टर लू आते हैं और बोलने लगते हैं कि हम एक स्पेशल अवार्ड रखेंगे। फिर यहाँ पर शाओ और फैंग के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर फैंग शाओ के इल्ज़ाम लगा देती है कि कैसे ये मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि हाँ मैं ही हूँ मिसेस लू। तो फिर शाओ बोलने लगती है अब तो तुम्हारा बहुत हो गया, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। बाद में मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं।
जहाँ पर मिस्टर लू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड दे रहे होते हैं और वहाँ पे नाम होता है मिसेस ली का। तो फिर फैंग उठ जाती है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो जब लू उसे आता हुआ देखता है तो बोलने लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तो प्रोजेक्ट में भी नहीं थी, सारा प्रोजेक्ट तो शाओ ने किया है। तो फिर मैनेजर वैंग झूठ झूठ बोलने लगता है और इसके बाद में सभी के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि रियल वाइफ मिस्टर लू की शाओ ही है, ना कि फैंग। तो सभी लोग फैंग पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि फैंग की वजह से हमने ये सारा झूठ बोला और फैंग ने हमें विक्टिम बनाया। यहाँ पर मिस्टर लू उन दोनों को फायर कर देते हैं। इसके बाद में मिस्टर लू शाओ को रिंग के साथ प्रपोज करते हैं और अपने कंपनी के 51% शेयर्स भी देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।